क्योंकि ये सरकारी एंटिटी नहीं है। प्रेम जी, आप हैरान होंगे कि सब्जेक्ट हमारा ये है। मैं आज आरटीआई और पीएम केयर्स फंड पे क्यों चर्चा कर रहा हूं? कुछ गेस कर सकते हैं प्रेम चावला जी? आप करिए। नहीं आशुतोष जी, आप एक खोजी पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी जानकारियां आपके पास में होती हैं, तो इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इस समय पर। आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा। अब आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये क्यों कहा है प्रेम जी? ये जो पीएम केयर्स फंड है ना, इस पीएम केयर्स फंड को जो पैसा मिला है ना, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट से सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट से। सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक ओन्ड सरकारी कंपनियों से इन्हें डोनेशन मिला है, जिस डोनेशन में पीएम केयर फंड्स को चैरिटेबल ट्रस्ट कह करके कहा जा रहा है कि वो सरकारी फंड, सरकारी एंटिटी नहीं है। ये फाइनेंशियल फ्रॉड है। हिंडनबर्ग को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि मेरे प्रिय हिंडनबर्ग के साथी जरा इधर भी आ जाओ, जरा इसका भी तहकीकात कर लो और इसके बारे में भी बताओ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के सारे लोग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का पैसा आ रहा है और इस ट्रस्ट में जा रहा है, और इसका पैसा, इस ट्रस्ट में जो गया हुआ पैसा है, इसके बारे में ये ट्रस्ट बताने के लिए लायबल नहीं है। प्रेम जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए प्रेम जी? आशुतोष जी, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं इस पे क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूं, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सब जो हो रहा है, या आज का जो बजट भी आया, और आज के बजट के शो के अंदर में भी मैं एक दो जगहों पर बैठा, तो वहां पे भी मैंने सारी चर्चाएं सुनी, आपकी भी मैंने बात सुनी। मुझे एक नवाब की हवेली याद आती है कि नवाब साहब की हवेली में सुबह बहुत सारे लोग आते हैं और आके अपनी अपनी बात कहते हैं, और उसके अंदर में जितने भी आते हैं वो सब लोग जो हैं एक तरीके से किसी ना किसी समस्या से घिरे हुए लोग होते हैं, आम जनता जैसे घिरी हुई होती है। तो नवाब साहब का स्फेयर थोड़ा छोटा था, यहाँ पे स्फेयर बड़ा है। पर नवाब साहब की हवेली में जब लोग आते थे तो कोई कहता था कि हुजूर की जय हो, हुजूर मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और उसके लिए मेरे को उसका निकाह कराना है, तो मुझे 30,000 रुपए की मदद चाहिए। कोई बोलता था साहब मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है तो उसके लिए मुझे फलां रुपए की जरूरत है। कोई बोलता था कि मेरे माता पिता में किसी की ऑपरेशन होना है या हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो उनको उस तरीके की आर्थिक मदद। तो तमाम लोग, जितने भी लोग होते थे, वो लोग सब अपनी अपनी अपेक्षाएं लेकर आते थे और उनको आर्थिक मदद की गुहार होती थी उसके अंदर में, उनसे आर्थिक मदद चाहते थे। अब नवाब साहब सबकी कहानियां सुनते थे, पूरा उनका टाइम होता था, और उस टाइम के अंदर में उनकी पूरी बातें सुनने के बाद फिर अपने मुंशी से कहते थे, मुंशी साहब की रकम का आप कुल योग लगाओ। तो सब लोग अपनी रकम का कुल योग लगा के उन्होंने बताया कि साहब आज हमारे पास में जो लोग आए हैं उनकी जो गुहार है वो 12 लाख रुपए की है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा सबके नाम पते के साथ में नोट कर लिया, उन्होंने कहा कर लिया। अच्छा मुंशी जी ये बताइए कि हमारी कुल जमीन कितनी है? तो उन्होंने कहा हमारी जमीन 1000 बीघा है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। अगर ये बताइए कि 100 बीघा के अंदर में हम मसूर लगाएं तो उसमें कितनी फसल निकलेगी? उन्होंने कहा इतनी फसल निकलेगी। उसमें से कितना रुपया कम आएगा? उन्होंने कहा इतना रुपया आएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा 100 बीघा में हमने मसूर लगाई, 40 बीघा में अगर हमने ज्वार लगाया, 60 बीघा में हमने चना लगाया, ऐसे करके उन्होंने 400 बीघे के अंदर में अपनी खेती की पूरी एस्टिमेट बनाया, और उस एस्टिमेट के अंदर में उन्होंने देखा कि 16,70,000 रुपए की उनको आवक हो रही है। तो उन्होंने कहा मुंशी जी ठीक है, इतनी जमीन आप इनके लिए एलोकेट कर दीजिए और ये काम कर दीजिए, और 16,70,000 में से जो पैसे बचेंगे वो आप रख लीजिएगा, बाकी 14 लाख रुपए का वितरण इनके अनुसार से आप कर दीजिएगा। नवाब साहब की जय हो, नवाब साहब हुजूर हैं, नवाब साहब बड़े दयालु हैं, कहते हुए सब लोग वहां से नवाब साहब की जय जय करते हुए निकल जाते हैं। और फिर मुंशी जी उसी टाइम पूछते हैं कि साहब अभी 60 एकड़ बच गई है अपने पास में। तो उन्होंने कहा कि कल भी तो लोग आएंगे, तो बची हुई 60 एकड़ में उनका वितरण होगा। तो खैर कब मसूर उगेगी, कब बोई जाएगी, कब किसकी ऑपरेशन होगा, कब किसको क्या चीज मिलेगी, ये इस तरह की व्यवस्थाएं तो वर्षों से चली आ रही हैं साहब, कोई नई चीज नहीं है। तो ये उसी तरीके की व्यवस्था है, नवाबों से ली हुई जमीन है, नवाबों से ली हुई व्यवस्थाएं हैं।